Hello friend, Namaskar. Dear friend, student, today we will discuss natural vegetation and wildlife. So, it is natural vegetation. Vegetation, first of all, we will know what is vegetation. It includes plant, grasses, shrubs, bushes, forests. All these are under the vegetation. All these are the part of vegetation. The term is natural along with the vegetation. इसके साथ एक टर्म लगा हुआ है नेचुरल। इसका मतलब ये नेचुरल लगा दिया, इसका मतलब है कि वेजिटेशन एक ऐसा भी होगा जो नेचुरल नहीं होगा। It means the vegetations which are grown in nature without human act, or you can say help, बिना मानव के सहयोग से एक ऐसा वेजिटेशन जो नेचर में ऑटोमेटिक ग्रो किया है, ह्यूमन बींग्स उसमें कोई भी हेल्प नहीं किया, either for pouring the amount of water, giving the fertilizer. If human being do not help to grow a forest, plant, grasses, then it will be natural. But those plants which are which are grown without help, it will be natural. But those who are grown with the help of human beings, it will be called only vegetation, not natural. आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, आप घर के आसपास बहुत सारे वेजिटेशन होंगे जिसमें उसके ग्रोथ में आपने सहयोग दिया होगा, आपने उसे लगाया होगा, आपने उसमें वाटर डाला होगा, आपने उसमें फर्टिलाइजर डाला होगा, तो वो नेचुरल नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा जो अपने आप ग्रोन किया है नेचर में, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन बोल देते हैं, है ना? इट इज क्लियर। अब एक बार देखिए, आप कई सारे बुक्स में भी दिया हुआ है, तो एक सिंपल इसका एक डेफिनेशन है नेचुरल वेजिटेशन का। अब इसका एक डेफिनेशन आ जाए, क्या होगा? इट रेफर्स टू अ प्लांट, इट रेफर्स टू अ प्लांट community which has grown naturally without human act. Sorry, यहाँ without human act, बिना मानव के सहयोग से, है ना? विदाउट ह्यूमन एड और विदाउट ह्यूमन हेल्प, राइट? इसके साथ एक टर्म आता है वर्जिन वेजिटेशन, है ना? एक टर्म आया है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन, राइट? वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है? अभी वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है भैया? A vegetation which has not been disturbed for longer period of time by the human beings. एक ऐसा वेजिटेशन जिससे ह्यूमन बींग्स ने उसे टच नहीं किया है, वहां पर ह्यूमन बींग्स की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है, लंबे समय से, काफी लंबे समय से ह्यूमन बींग्स की कोई भी वहां एक्टिविटीज नहीं होती है, इट इज अ वर्जिन वेजिटेशन, है ना?
तो इट इज द वेजिटेशन which has not been touched, which has not been disturbed by the human beings, it will be called virgin vegetation, राइट। तो ये सब ये आपके एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के, और ये 2 मार्क्स का होगा, और यहाँ होगा व्हाट इज, यहाँ होगा व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन, क्लियर। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं द वेजिटेशन which has not been disturbed, which has not been touched by the human beings, and there is no human activities in the vegetation or in the forest, it is known as virgin forest or virgin vegetation, क्लियर है। अब यहां से एक बात आ गई आती है कि आपने नेचुरल वेजिटेशन देख लिया है ना, अब इसमें वर्जिन वेजिटेशन भी देखा, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स किसकी बात कर रहे हैं? द प्लांट्स, ग्रासेस और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड इन आवर कंट्रीज, बट इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्रीज देयर आर नॉट सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन। हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन देखने को मिल जाते हैं, बट ये सारे वेजिटेशंस हैं, ये सब जगह एक जैसे एक समान नहीं मिलते, है ना, अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशन मिलते हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक वजह होगा। आप अपने देश में पढ़े होंगे क्लास में कि हमारे अपने देश में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट हैं, डिफरेंट टाइप के सॉइल हैं, डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं, रिलीफ हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन का टाइप भी चेंज होते रहता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिटीज इन फ्लोरा एंड फौना, इट मींस वेजिटेशन, है ना, के साथ साथ वाइल्ड एनिमल जो जीव जंतु हैं उन्हें भी प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिलीफ। रिलीफ की बात करते हैं। अब रिलीफ में हम इसे 2 पार्ट में से देखेंगे। रिलीफ को यहां इसे एक देखा लैंड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा हमारा है सॉइल, है ना, लैंड एंड सॉइल। अब लैंड में देखेंगे आप ऐसा इसके पार्ट सकते हैं। एक आपका माउंटेन भी होगा, इसमें आपका प्लेन भी हो सकता है, इसके अलावा आपका आप देखेंगे डेजर्ट भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं ना। इसमें आपका प्लेटू भी हो सकता है, माउंटेन है, प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेटूस है, रिवर वैली है, कोस्टल रीजन है। these are the different features of land। आप पूरे अर्थ पे जाओगे, है ना, आप अगर इंडिया की आप इमेज मैप देखते हो तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ्स देखने को मिल जाते हैं। अब डिफरेंट रिलीफ्स में डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन भी देखने को मिलेंगे, है ना। अब सपोज आप जाओगे अगर माउंटेन रीजन में, इस माउंटेन रीजन में जाओगे, यहाँ इस तरह की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, तो यहां आपके वेजिटेशन कुछ और मिलेंगे, अपर लेयर में कुछ और वेजिटेशन मिलेंगे, यहां कुछ और मिलेंगे। Soil is not so much developed in the mountain region as compared the plain region. There is a rocky areas. The plant cannot. There will be no growth of plant in the mountainous region as well as in the rocky areas. Rocky region। अब बात करते हैं प्लेन्स की। Here the land is horizontal, flat, soil is fertile,
there is availability of water also in the plain region, there will be a dense vegetation and there will be proper growth in the plain region. In desert, there is arid soil, lack of water, high temperature, vegetation is less in the desert region, right? Next हम बात करते हैं soil की. In our country there are different type of soils are found, है ना? Here is alluvial soil, alluvial. Here is black, red, laterite और arid. इसे डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, है ना? आपका फॉरेस्ट सॉइल भी होता है, माउंटेन सॉइल भी होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड एंड ऑल सॉइल्स हैविंग नॉट द फर्टिलिटी सेम. सभी सॉइल के पास फर्टिलिटी समान नहीं होती है. किसी सॉइल के पास, एलुवियल सॉइल के पास फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ब्लैक के पास फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है, रेड, एरिड और लेटराइट, एरिड में तो न के बराबर, लेटराइट, रेड में भी इनके कंपैरिजन में फर्टिलिटी काफी कम होता है. सॉइल का वेजिटेशन का भी टाइप इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं एरिड रीजन में, तो एरिड में प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा. वो छोटे छोटे मिलते हैं, कटीले मिलते हैं, कटीली झाड़ियां मिलते हैं, थ्रोनी फॉरेस्ट मिलता है ना, कैक्टस होते हैं, बबूल होते हैं. बट अगर हम बात करते हैं अलुवियल रीजन में, ब्लैक सॉइल में, तो यहां काफी डेंस फॉरेस्ट मिलता है. प्लांट की हाइट काफी ज्यादा होती है. तो ये इसके लैंडफॉल की बात, रिलीफ की बात होती है. नेक्स्ट है, हम बात करेंगे रिलीफ के बाद सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? क्लाइमेट की. क्लाइमेट की बात करते हैं, ठीक है? इन आवर कंट्रीज, यस, देयर इज ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट all part of the nation do not receive equal amount of heat as well as rainfall. अब इस क्लाइमेट में हम 3 मुद्दे पर बात करेंगे, है ना? यहाँ 3 हमारा मुद्दा होगा. इस 3 मुद्दे पर हम सब बात करते हैं. आइए, फर्स्ट है, हम बात करेंगे इसकी टेम्परेचर की. टेम्परेचर. इसके बाद सेकेंड हमारा टॉपिक होगा व्हाट? फोटो पीरियड. फोटो पीरियड, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रैनफॉल, यानी उसे हम दूसरे एक ज्योग्राफिकल टर्म है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन, ठीक है? अब इसे प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं और टेम्परेचर, फोटोफिल पीरियड, है ना? तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर. इट इज वेरी रिक्वायर्ड, नीडेड फॉर व्हाट? नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ vegetation. The character and extent of vegetations are mainly determined by the temperature. टेम्परेचर पे ही इसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसी के बेस पर इसका ग्रोथ होता है. उस टेम्परेचर कितनी ह्यूमिडिटीज है एयर में, प्रेशर क्या है, सॉइल है, इन सबका भी ग्रोथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो टेम्परेचर यहाँ मेन रोल प्ले करता है वेजिटेशन के ग्रोथ में. इन एन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटीज सपोर्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होती है, एयर में ह्यूमिडिटीज ज्यादा है, मॉइस्चर की अमाउंट ज्यादा है, वहां एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं. जबकि एक ऐसा एरिया जहां टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी लो है,
तो वहां थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीली झाड़ियां देखने को मिल जाती है। तो आपने देखा टेम्परेचर का क्या रोल है। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो पीरियड्स की। अब फोटो पीरियड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ये क्या है भैया? तो हम सनलाइट कितने समय तक अवेलेबल है, जितने देर तक सनलाइट अवेलेबल होगी उतनी देर तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस जितना होगा उतना वेजिटेशन को फूड सप्लाई होगा। बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही ना? इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, वाटर, इन सब के सहयोग से प्लांट अपना खाना पकाती है। तो ये फोटो पीरियड्स का होना बहुत जरूरी है जो लंबे समय तक है। इट डिपेंड्स ऑन द, अब ये किस पर डिपेंड करता है भैया फोटो पीरियड? तो ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड्स पे, अक्षांश पे डिपेंड करता है। इक्वेटर के पास होगा तो सनलाइट देर तक अवेलेबल होगी, और इक्वेटर से जितना दूर जाएगा, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, उतने सनलाइट कम मिलेगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड, हाइट पे वहां डिपेंड करता है। सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। समर सीजन में ज्यादा देर तक सनलाइट मिलती है, ठंडे के मौसम में प्लांट का ग्रोथ कम होता है। वजह यह है कि दिन छोटी होती है और सनलाइट कभी देर से, चूंकि कुहासा है और बहुत जल्दी सनसेट होती है, और जो भी होती है वो भी कभी क्लाउड हो गया, कभी आपका कुहासा की वजह से सनलाइट काफी कम पहुंच पाता है और प्लांट का ग्रोथ कम होता है। जबकि समर सीजन में प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, ज्यादा होता है। ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर बिकॉज ऑफ लॉन्गर फोटो पीरियड्स। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक नेक्स्ट रह गया ये फोटो, इसके बाद हमने टेम्परेचर देख लिया, फोटो पीरियड देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन का। अब ये प्रेसिपिटेशन टर्म क्या है भैया? तो प्रेसिपिटेशन इट रेफर्स टू द फॉलिंग ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड। वाटर का डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ पे आना, ये प्रेसिपिटेशन है। जैसे एग्जांपल रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉल, है ना, जो कुहासा हो रहा है, बर्फ गिरती है, रेनफॉल होती है, ये सारे के सारे प्रेसिपिटेशन में आते हैं। अब प्रेसिपिटेशन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा प्लांट का ग्रोथ होगा, जितना कम होगा उतना ग्रोथ कम होगा। लेकिन ध्यान दें, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अगर स्नोफॉल में होगा, ज्यादा बर्फ गिरेगी, तो वेजिटेशन का ग्रोथ कम हो जाएगा ना। वहां डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, एल्गी होगा, लिचेंस होगी, मॉसेस होगी। बट जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है वहां एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए अब इंडिया की बात करते हैं। जून टू सितंबर हैवी रेनफॉल ड्यू टू द एडवांसिंग मानसून, और विंटर सीजन में रिट्रेटिंग मानसून जब वो लौट रही होती है सितंबर के बाद, तो उस समय हमारे इंडिया में रेनफॉल होती है और प्लांट का ग्रोथ होता है। एरियाज हैवी रेनफॉल हैव dense vegetation as compare the other areas if there is less rain। अगर रेनफॉल कम होती है तो उसके कंपैरिजन में वैसे जगह पे वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलती है जहां वर्षा ज्यादा होती है। तो आपने देखा कि फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है नेचुरल वेजिटेशन को। तो यहाँ पर आपने दो बात को ध्यान रखिए, एक रिलीफ और दूसरा आपका क्लाइमेट। रिलीफ में हमने देखा लैंड का देखा,
सॉइल का देखो, और यहाँ क्लाइमेट में हम टेम्परेचर, फोटोक्रिएट्स और प्रेसिपिटेशन, इन तीनों को हमने देख लिया। अब इसके बाद एक टर्म आता है इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम क्या होता है ना? ये भी काफी फेमस है, ये टर्म काफी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स में आएंगे, या फिर हो सकता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और वहां भी इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बात पूछ दी जाती है। ठीक है, अब वहां पर एक डिफाइन दे देगा और नीचे एक ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन इकोसिस्टम का होगा, तो वहां इसका क्या आंसर है आप देख लेंगे, लेकिन तब जब आप अच्छे से इसका स्टडी आपने किया। चलिए, अब है टर्म इकोसिस्टम। सिस्टम, अब इसमें कहते किसी, अब इकोसिस्टम सुनते ही आपके माइंड में कुछ चीजें चलनी चाहिए कि आखिर है क्या, किसे इसमें शामिल करते हैं। जैसे आपने अगर नाम लेते हो रसगुल्ला, तो रसगुल्ला सुनते ही आपके मन में बहुत सारी चीजें चलने लगती है, मीठा होता है, उसमें रस होता है, व्हाइट कलर का होता है या येलोइश कलर का होता है ना, छोटा साइज होता है, बड़ा साइज होता है। उसी प्रकार से इकोसिस्टम सुनते ही आपके माइंड में कुछ बातें आनी चाहिए। क्या है भैया ये? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट्स एंड एनिमल्स। all the plants and animal in an area। ये कहां? in an area। in and areas क्या है ये? are interdependent। interdependent and interacted to each other। interdependent on each other, है ना? each others in their physical environment। किससे है ये? physical environment। अब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरियाज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन दियर फिजिकल इन्वायरमेंट। इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जितने सारे पेड़ पौधे और जानवर एक किसी इन्वायरमेंट में वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसे हम समस्थितिकी यानी इकोसिस्टम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स भी उसमें शामिल है। एंड ह्यूमन बीइंग is highly intellectual who utilize the vegetation and wildlife। और यही इंटेलेक्चुअलिटीज ने वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को आज डिस्टिंग कर रहा है, आज उसको समाप्त खत्म कर रहे हैं और उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। द ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की लोभ ने, लालच ने क्या कर दिया? रिसोर्स को, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन, ये भी क्या है? ये भी एक रिसोर्स है, इसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। बहुत सारे एनिमल को हम किल कर दे रहे हैं, वेजिटेशन को हम डिफॉरेस्ट कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। एक टर्म है डिफॉरेस्टेशन। क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो हम सब इसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक्सटिंक्ट की कंडीशन में ला रहे हैं। वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड
having distinct type of vegetation and animal life is called biome. अब एक टर्म आया बायोम। अब ये बायोम क्या होता है भैया, अभी हमने बताया, ठीक है। अब एक सिंपल इसका एक टर्म दिया है, देखिए सिंपल वैल्यू ऑफ ब्रॉडर व्यूज, ब्रॉडर एरियाज ऑफ इकोसिस्टम, सिंगल टर्म की बात करते हैं। ब्रॉडर एरिया ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। अगर इकोसिस्टम का बहुत बड़ा विस्तार होता है, लार्ज एरियाज में डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन और एनिमल लाइफ देखने को मिल जाता है, तो उसे हम बायोम कहते हैं। वेरी लार्ज इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के एनिमल और प्लांट मिलते हैं, इसे हम बायोम कहते हैं। एंड the biome are identified on the basis of plants. प्लांट्स के बेस पे बायोम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके प्लांट्स वेजिटेशन के इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।